सगी माँ का देहांत हुआ और बेटों को ही खबर नहीं। पूरा हफ्ता बीत गया। नंदू जी के पूछने पर विजय का चेहरा स्याह हो गया। सक पकाकर उसने नजरें झुका ली। नंदू जी अब भी उसे हैरत से घूर रहे थे। तो तुम्हें अभी तक समाचार नहीं मिला? नहीं। अजीब बात है। मन ही मन बुदबुदाकर उन्होंने एक ऑटो रिक्शा रोक उसमें अपना सामान रखते हुए कहा, खैर अभी तो मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन का समय हो रहा है। 18 तारीख को गांव में ही मिलूंगा, धीरज रखना। फिर उसकी पीठ थपथपाई और वहां से रवाना हो गए। विजय कुछ पल बुत बना खड़ा रहा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। पीछे से एक कार ने हॉर्न दिया तो विचारों के भंवर से बाहर निकल विजय ने स्कूटर स्टार्ट किया और उदास मन से अपने घर की तरफ मुड़ गया। उसे अचानक घर वापस आया देखकर उसकी पत्नी सीमा घबरा उठी। फिर उसे पानी का गिलास थमाकर चिंतित स्वर में पूछने लगी, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। फिर ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे लौट आए? सीमा, विजय का गला सूख गया। मान नहीं रही। ओह, कब, कैसे? 7 दिन हो गए। क्या? वो लगभग चीख पड़ी। 7 दिन हो गए और हमें खबर तक नहीं? किसने कहा आपसे? हमारे एक रिश्तेदार नंदू जी ने। यहाँ किसी काम से आए थे। ऑफिस जाते समय मुझे अचानक रास्ते में मिल गए। मगर सीमा अचकचाई। अजीब बात है, आपकी माँ और आपको ही खबर नहीं। बड़े भैया का भी फोन नहीं आया? क्या उन्हें भी खबर नहीं मिली होगी? लगता तो यही है। भारी मन से फोन उठाकर उसने अजय भैया को एसटीडी लगाई। खबर सुनकर अजय को भी बेहद हैरानी हुई। कमाल है, इस बात की सूचना क्यों नहीं दी गई हमें? आजकल तो हर गांव में एसटीडी की सुविधा उपलब्ध है। कहीं नंदू जी को गलत खबर तो नहीं मिली है? नहीं भैया, छोटी बुआ जी के यहाँ से उनको फोन आया था। नंदू जी के बेटे की शादी 10 दिन पहले ही हुई थी, इसीलिए वो दाह संस्कार और उठावने में नहीं जा पाए। कह रहे थे अब 11वें पर जाएंगे। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। हमारी माँ का देहांत हुआ और हम बेटों को ही खबर नहीं। तुमने गांव फोन लगाकर पूछा? किसको लगाता? वहाँ किसी का भी नंबर तो मालूम नहीं मुझे। आपको मालूम है क्या भैया? हाँ नहीं। फिर कैसे जाने कि ये खबर सही है या नहीं? दीदी को फोन लगाकर पूछें? हंसेंगे नहीं वो लोग हम पर? ऐसा करते हैं, दूसरे ढंग से पूछते हैं। कुछ सोचकर अजय ने उसे फोन रखने को कहा और विजय के फोन रखने के बाद अजय ने अपनी पत्नी को कुछ समझाया। फिर रीना ने अजय की बहन बेला को फोन लगाया और उधर से किसी के फोन उठाने पर रीना ने पूछा, हेलो, टकलपुर वाली बेला हैं? मैं उनकी सहेली रजनी यहाँ बैतूल आई थी, सोचा उससे मिल लूँ। जरा उससे मेरी बात करा दीजिए। क्या? कब? ओह, अच्छा अच्छा। ये कहते हुए रीना ने फ़ोन रख दिया। अजय सिर पकड़कर बैठ गया। खबर सच्ची थी, मगर उन्हें क्यों नहीं मिली? सब रिश्तेदारों को मिल गई, सिर्फ उन्हें ही नहीं दी गई। सगे बेटों को। दाह संस्कार के बाद उठावने पर सारे रिश्तेदार आए होंगे। उस दिन भी दोनों बेटों को जब नदारद पाया होगा तो ओफ, कितनी छीछालेदर हुई होगी। अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए अजय की गर्दन झुक सी गई। विजय को फोन से खबर कर वो गांव जाने की तैयारी में जुट गया। 4 घंटे बाद की ट्रेन थी। 12 घंटे का सफर था। रास्ते भर इसी उधेड़-बुन में लगा रहा। सीट पर बेचैनी से पहलू बदल रही रीना ने मुंह बनाते हुए आशंका जताई, मुझे तो गहरी साजिश लगती है। कैसी साजिश? माँ जी के गहने हड़पने की। मैं समझा नहीं। अरे सीधी सी बात है, हम सब पहले पहुंच गए होते तो माँ जी के गहने हम दोनों बहुओं में बंटते। लेकिन हमारे ना पहुंचने पर अब कर लिए होंगे किसी ने अपने कब्जे में। किसने? उसी ने जो हफ्ते भर से आकर जमी बैठी है। नफरत से रीना का स्वर विषैला हो गया। अजय ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर झुकाए विचारों के भंवर में डूबता उतराता रहा। अगले दिन सुबह 10 बजे के लगभग दोनों गांव पहुंचे। पिताजी बाहर बैठक के एक कोने में उदास गमगीन बैठे थे। सामने रिश्तेदार भी शोकाकुल बैठे थे। रिक्शे से उतर अजय ने सूटकेस एक तरफ रखा और पिताजी की गोद में मुंह छुपाकर जोर जोर से रोने लगा। कैसे हो गया ये सब?
हमें खबर तक नहीं मिल पाई। पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। दीवार से सिर टिकाए, आंखें मूंदे, होठों को कसकर भींच लिया। उनके झुर्रीदार चेहरे पर दर्द की असंख्य लकीरें साफ दिख रही थीं। उधर रीना रिक्शे से उतर अंदर वाले कमरे में जाकर अपने रोने धोने से पूरे घर को गुंजाने लगी। अपनी ननद बेला दीदी से लिपटकर फूट फूट कर रोते हुए उनके कंधे को तर कर दिया था उसने। 3-4 मिनट तक दोनों का ये करुण विलाप चलता रहा। फिर पिता की गोद से सिर उठाकर अजय ने भीगे स्वर में उलाहना दिया। आजकल तो इतने साधन हो गए हैं, कम से कम हमें फ़ोन तो करवा देते। करवा तो देता, मगर फिर सोचा कोई फ़ायदा तो है नहीं। क्यों? मुझे लगा क्या पता इस बार भी तुम्हें छुट्टी मिलने में दिक्कत आ जाए। पिताजी की बात सुनते ही अजय को यूं लगा मानो भरी महफिल में नंगा कर जूते जड़ दिए गए हों उस पर। सक पकाते हुए सिट पिटाकर हकलाने लगा। ऐसा कैसे सोच लिया आपने? मरने की खबर सुनकर तो हम हर हाल में आते और जीते जी। बात काटते हुए पिताजी का गला बुरी तरह से रुंध गया। अजय कुछ ना कह सका। उसके लिए मुंह छिपाना दुश्वार हो गया। पिताजी से ऐसे आक्रामक रुख की उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। पिताजी ने एक ही बार में उसका सारा जीवन चरित्र उधेड़ कर रख दिया था। वहां बैठे पांचों रिश्तेदार होठों पर मुस्कान रोककर मन ही मन अजय की हालत का आनंद लेने लगे। अजय के लिए वहां बैठना मुश्किल हो गया, मगर उठकर जाता भी कहाँ? क्या घर छोड़कर वापस चल देता? उसी समय विजय सीमा का रिक्शा आकर रुका। सीमा रोती हुई अंदर चली गई। विजय पिता के गले से लिपट अपनी स्वर्गीय माँ को याद कर रोने लगा। उसका चेहरा आंसुओं से तर था और गला गम से भरा हुआ। बस उसके स्वर में हाय माँ, ओह माँ का विलाप ही सुनाई देता रहा। कुछ मिनट रोने के बाद उसने हिचकियां लेते हुए अपने पिता को उलाहना दिया। खबर तो करनी थी हमें। कैसे करता? उसकी भी बात काटकर पिताजी ने अपनी लाचारी बताते हुए कहा, मैं अकेला बूढ़ा दाह संस्कार का इंतजाम करता या तुम्हें फोन करने जाता। किसी को भी कह देते, ऐसे वक्त में तो हर कोई मदद करने आ जाता है। सब कहने की बातें हैं बेटा। ठंडी सांस लेते हुए पिताजी ने सवालिया निगाहों से कहा, आज के ज़माने में लोगों को अपनों के लिए ही समय नहीं मिलता, तो परायों के लिए कौन खटता है। पिताजी की बात सुनकर विजय सकपका गया। वो समझ नहीं पाया कि पिताजी वास्तव में जमाने की शिकायत कर रहे हैं या बेटों पर कटाक्ष। अचकचाकर उनका मुंह देखता रह गया वो। पिताजी मुंह फेरकर बाहर सड़क की तरफ देखने लगे। विजय के लिए भी वहां बैठना मुश्किल हो गया। रिश्तेदारों की मुख मुद्रा तो उसने पहले ही भांप ली थी। वो सब दबी छुपी व्यंगात्मक मुस्कानों से उसकी हालत का भी आनंद ले रहे थे। विजय के तन बदन में आग लग गई। मन तो हुआ पिताजी से पूछे कि माँ के मरने के 8-10 घंटों के अंदर ही सारे रिश्तेदार आ गए थे, किसने किए थे इन सबको फ़ोन? क्या इसी तरह हमें भी फ़ोन नहीं किया जा सकता था? लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं कर सका। वहाँ अब उसका दम घुटने लगा था। बेला दीदी से मिलने का बहाना बनाकर वो उठा और उसके पीछे पीछे ही अजय भी उठकर चल दिया। अंदर बेला तीनों बुआओं के संग किसी काम में बिजी थी। बेला दीदी के हाथ में कोई लिस्ट थी और तीनों बुआ सामने रखा सामान उसके अनुसार मिला रही थीं। रीना सीमा एक और उपेक्षित सी बैठी थी। कमरे में प्रवेश करते वक्त विजय ने सोचा था कि बेला दीदी दोनों भाइयों को देखते ही दौड़ती हुई उनके गले से लिपट फूट फूट कर रो पड़ेंगी। फिर दोनों भाई उसे सांत्वना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बेला ने एक पल के लिए उचटती सी नज़र उन पर डाली और पहले की तरह अपने काम में बिजी हो गई। तीनों बुआओं ने भी बेला की तरह ही व्यवहार किया। अजय विजय कटकर रह गए। चुपचाप रीमा सीमा के पास आकर बैठ गए। चारों को एक एक पल काटना दूभर हो रहा था। कुछ समय तक माँ के बारे में इक्का दुक्का प्रश्न पूछते रहे। फिर नहाने धोने का बहाना बनाकर चारों वहां से भी उठ खड़े हुए। उनके जाने के बाद एक लंबी सांस लेकर बेला ने लिस्ट नीचे रख दी। उसका मन माँ की याद में बुरी तरह से तड़प रहा था। 2 दिन पहले ही तो बेला अपने माँ पिताजी से मिलकर गई थी। उस समय माँ बिल्कुल ठीक थी। बेला को याद आ रहा था
कि किस तरह पिताजी ने रोते रोते उसे बताया था। दिन में माँ बिल्कुल ठीक थी, पर रात 1:30 बजे के लगभग अचानक ही माँ को घबराहट होने लगी। पिताजी डॉक्टर को बुलाने जाने लगे तो माँ ने कसकर उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया। पिताजी ने हाथ छुड़ाकर जाना चाहा, लेकिन माँ ने और भी कसकर उनका हाथ पकड़ लिया। वो टूटे फूटे शब्दों में कुछ बड़बड़ा रही थीं। शायद उन्हें आभास हो गया था कि बिछुड़ने का समय आ गया है। वो नहीं चाहती थी कि अंत समय में जब प्राण निकलें तो उनके पति भी उनके सामने ना हो। उन्हें डर था कि इधर पिताजी डॉक्टर को बुलाने गए और उधर उनके प्राण न निकल जाएं। बेबस होकर पिताजी को रुकना ही पड़ा। माँ की सांस तेज चलने लगी थी और पिताजी बेबसी से अपनी जीवन सहचरी को मौत के मुंह में जाते देख रहे थे। भरा पूरा परिवार है, दो दो कमाऊ बेटे बहू हैं, पोते पोतियां हैं, मगर साथ रहने वाला कोई नहीं। काश इनमें से कोई भी एक यहाँ होता। भावुकता में उनकी आंखें छलछला आईं। कुछ पलों बाद उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और ठाकुर जी की मूर्ति के पास रखी गंगा जल की शीशी और तुलसी उठाई। फिर तुलसी के पत्ते माँ के मुंह में रखकर चम्मच से उन्हें गंगा जल पिलाने लगे। गीता का 5वां अध्याय उन्हें बचपन से ही याद था। उसका पाठ करने लगे। माँ तुलसी और गंगा जल का पान करते हुए गीता का पाठ सुनती रहीं। अपने बेटों से एक बार मिल लेने की कसक उनके मन को अंतिम पलों तक चुभ रही थी। पिताजी ने पिछले महीने ही दोनों बेटों को फोन किया था कि माँ बहुत याद कर रही हैं, अपने बेटों से मिलना चाहती हैं, उन्हें देखना चाहती हैं, लेकिन बेटों को आने की फुर्सत ही नहीं मिली। अपने बेटों को देखने की आस मन में संजोए लगभग कुछ पलों तक माँ पिताजी की बाहों में ही तड़पती रही। अंतिम सांस निकलने से पहले उन्होंने हाथ बढ़ाकर पिताजी के चरणों को स्पर्श किया। सामने ठाकुर जी को निहार अपने पति के चेहरे पर नजरें स्थिर की और हाथ जोड़कर अपने प्राण त्याग दिए। स्तब्ध पिताजी अपनी जीवन संगिनी के बेजान शरीर को कलेजे से चिपटाए फूट फूट कर रो पड़े। जीवन भर जिसने हंसते हंसते बिना किसी शिकायत के पूरे समर्पण भाव से उनका साथ निभाया, आज वो जीवन भर के लिए उन्हें अकेला छोड़कर अनंत में विलीन हो गई थी। पिताजी का कलेजा मुंह को आने लगा। वो अपने आप को बेहद अकेला महसूस कर रहे थे। इतना बड़ा घर है, दो दो बेटे बहू, पोते पोतियां, मगर उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं। लोगों को पैसों की कमी के कारण इलाज नहीं मिल पाता, पर यहाँ औलादों की विमुखता के कारण पैसा होने के बावजूद भी उनकी पत्नी को इलाज नहीं मिल पाया। माना कि मौत अटल रहती है, मगर कुछ हद तक तो उससे लड़ा जा सकता था। क्या फायदा दो दो बेटे होने का, इससे तो बिन बेटों के भले। और ऐसे ही बेहद मायूस पलों में उन्होंने वो कठोर फैसला लिया। आंसू पोंछकर माँ की बेजान काया पर चादर ओढ़ा, गमले से 2 फूल तोड़कर उन पर चढ़ाए और दरवाजा खोलकर घर के बाहर आ गए। गांव की सुनसान सड़कें रात के सन्नाटे में साएं साएं कर रही थीं। छड़ी टेकते हुए वे गांव के बाहर मेन रोड पर आए। वहां एक एसटीडी बूथ था। बूथ का मालिक वहीं रहता भी था। दरवाजा खटखटाकर उसे जगाया। उसके दरवाजा खोलने पर असमय उसे जगाने के लिए माफी मांगी और छोटी बुआ को फोन लगाया। बुआ को उन्होंने सख्त ताकीद कर दी, दोनों बेटों और उनकी ससुराल को छोड़कर बाकी सब रिश्तेदारों को खबर कर देना। हैरान रह गई बुआ, क्या करें क्या नहीं, लेकिन पिताजी ने कसम देकर उनका मुंह बंद कर दिया। फोन कर पिताजी घर लौटे। सूना घर उन्हें काटने को दौड़ रहा था। छोटी बुआ पास ही के गांव में रहती थी। आधे घंटे में फूफा जी के साथ वो मोटरसाइकिल से आ गई। आते ही पिताजी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी के मन का दर्द रो के नहीं रुक रहा था। वो भी बच्चों के समान बिलखने लगे। छुटकी, एकदम अकेला रह गया हूँ मैं। बुआ और फूफा जी उन्हें बाहों में भींचकर ढांढस बंधाते रहे। 2 घंटे बाद बेला भी अपने पति और बच्चों के संग आ गई। थोड़ी ही देर बाद बड़ी और मंझली बुआ भी फूफा जी और बच्चों के संग आ गई। घर में कोहराम मच गया था। पिताजी को धीरज बंधाते हुए सबने समझाना चाहा।
अच्छा लगेगा क्या कि दो दो बेटों के रहते कोई और माँ की चिता को अग्नि दे? जीते जी क्या कम जला चुके हैं वो इसे? अब मरने के बाद क्या फर्क पड़ता है कि कौन फूंक रहा है? पिताजी ने दो टूक शब्दों में इनकार कर दिया। उनकी जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। सुबह 10 बजे तक और रिश्तेदार भी आ गए थे। 11 बजे माँ की अंतिम यात्रा शुरू हुई। उन्हें मुखाग्नि पिताजी ने खुद दी। माँ को याद कर अजय ने ठंडी सांस ली। शाम हो गई थी। गरुड़ पुराण का पाठ करने के लिए पंडित जी आ चुके थे। घर के परिजन रिश्तेदार बैठक और अंदरूनी कमरे में आकर बैठ गए थे। अजय एक कोने में जाकर सिर झुकाकर बैठ गया। उसका मन बेहद अशांत था। दिमाग में विचारों के तूफान चल रहे थे। पिताजी के सिर्फ एक फैसले ने उसके और विजय के वजूद का एक एक दिन का उड़ा दिया था। दोनों को रिश्तेदारी में कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रखा था। सारे रिश्तेदारों को मालूम हो चुका था कि पिताजी ने खुद ही दोनों बेटों और उनके ससुराल वालों को ये खबर देने से मना कर दिया था। न कहते हुए भी सब समझ गए थे कि एक कमजोर असहाय बूढ़े ने ऐसा अनोखा फैसला क्यों लिया होगा। पिताजी यही नहीं रुके। उन्होंने रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले शोक पत्र पर भी सिर्फ अपना ही नाम दिया, बेटों का नहीं। ये पत्र रिश्तेदारों में हर एक के यहाँ पोस्ट हुए, दूर दूर के रिश्तेदारों में भी। बस नहीं हुए तो अजय, विजय और उनकी ससुरालों में। शर्मिंदगी से अजय की गर्दन झुक गई। उसके सामने अभी एक भारी समस्या और थी, माँ का 12वां। 3 दिन बाद 12वें पर फिर से सारे रिश्तेदारों का जमघट लगने वाला था। कैसे करेगा वो सबका सामना? रिवाज के मुताबिक उस दिन मृतक के बेटों को पगड़ी बनती है। पिताजी ने इस रस्म के लिए भी साफ इनकार कर दिया था। इसके बदले उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी। अब इसके लिए क्या जवाब देगा अजय रिश्तेदारों को? पगड़ी नहीं होने का कारण तो सब खोद खोद कर पूछेंगे। घबराए हुए अजय और विजय ने अभी थोड़ी देर पहले ही पिताजी से लगभग घिघियाते हुए इस रस्म के लिए विनती की थी, लेकिन पिताजी ने सूखे सपाट शब्दों में उन दोनों को लताड़ दिया था। मतलब क्या है पगड़ी की रट लगाने से? पगड़ी उसे बनती है जिसने जीते जी सेवा की हो। जब सेवा ही नहीं की, उल्टे सेवा से जी चुराया हो, तो क्या मतलब है बेफजूल के ढोंग करने से? इस साफ गोई पर अजय विजय कटकर रह गए। गरुड़ पुराण के बाद अजय धीरे से उठा और किसी काम का बहाना बनाकर घर से निकला। फिर घर से काफी दूर जाकर वहां के एसटीडी बूथ से अपनी और विजय की ससुराल फोन लगाया। कम शब्दों में अपने पिता की नाराजगी भी बतला दी। रिरियाते हुए उनसे गुहार की कि किसी तरह पगड़ी के लिए पिताजी को राजी करवा ले। अगली ही सुबह रीना सीमा के माता पिता और अन्य परिजन भी टैक्सियों में भरकर बदहवास आए और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। पिताजी को मनाने की काफी कोशिश भी की। पिताजी के चेहरे पर अकड़ के कोई निशान नहीं थे। वे आत्मीयता से उन्हें आश्वस्त करने लगे। आप बेकार ही सोच विचार कर रहे हैं समधी जी। मेरे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है। फिर हमसे क्या नाराजगी रही जो हमें भी खबर नहीं की? दोनों समधियों के पूछने पर पिताजी बोले, ऐसा है जिनके पत्र आते रहते थे हालचाल पूछने के, उनके नंबर थे मेरे पास। हड़बड़ी में वही खबर करवा सका। ये सुनकर दोनों समधी चुप रह गए। पिताजी ने बेहद सादगी से उन्हें उल्हाना जो दे दिया था। एक पल चुप रहकर बड़े समधी ने बात संभालनी चाहिए। इन लोगों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार रखा? हमें तो सपने में भी इस बात का गुमान नहीं था। आप अगर एक बार भी हमें पत्र डाल देते या फोन कर देते तो। अरे मैं तो समझता रहा आप सब जानते होंगे। पिताजी उनकी बात काटकर बोले। मामला संभलता देखकर बड़े समधी में कुछ उत्साह जागा। नहीं, हमें आभास तक नहीं था। अजीब बात है, पिताजी का स्वर थोड़ा भर्रा गया। बहुएं हर साल छुट्टियों में मायके पहुंच जाती थीं। आपने कभी नहीं पूछा कि वो सास ससुर के पास कब जाती हैं? जी, कभी पूछा कि क्या सास ससुर की इच्छा नहीं होती अपने पोते पोतियों से मिलने की? दोनों समधी और उनके परिजनों को काटो तो खून नहीं।
पिताजी ने कितने कम शब्दों में बहुओं की सेवाहीनता का दुखड़ा बयान कर दिया था। सबके सिर झुक गए। पिताजी की रुंधी आवाज अब थरथराने लगी थी। समधी जी, बेटी से माँ बाप ये तो जरूर पूछ लेते हैं कि सास ससुर का व्यवहार कैसा है, लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारा व्यवहार अपने सास ससुर के प्रति कैसा है। ये सुनकर समधियों के दिलो दिमाग में सैकड़ों घंटे बजने लगे। वो तो उल्टे खुश ही होते थे कि उनकी बेटी को कोई झंझट ही नहीं है, आज़ाद है अपनी गृहस्थी में। लेकिन अगर उनकी बहू भी इसी तरह आज़ाद रहना चाहे तब, ये सोचकर ही वे कांप उठे। कुछ पलों की खामोशी के बाद दोनों समधियों ने अपने अपने आंसुओं से भरे चेहरे ऊपर उठाते हुए कहा, अपनी बेटियों के व्यवहार के लिए हम माफ़ी मांगते हैं और वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। पिताजी ने आदर से उनके कंधों को थपथपाया और बोले, खैर अब इसे आजमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैंने दूसरे इंतज़ाम कर दिए हैं। और 12वें के दिन इन इंतज़ामों का खुलासा हुआ। कथा शुरू होने के पहले बड़े फूफा जी ने बताया, ये मकान पिताजी ने हाई स्कूल के छात्रावास के लिए दान कर दिया है। इसमें 16 छात्र रह सकेंगे। माँ के गहने बेचकर पिताजी ने स्कूल के नाम से एफडी करवा दी है। छात्रों से किराया और एफडी का ब्याज स्कूल और पिताजी की देखभाल अच्छी तरह से कर लेगा। उनके बाद ये सब स्कूल का हो जाएगा। ये सब सुनते ही दोनों बेटे और बहुएं शर्म से गड़ गईं। अभी तक अपने बुरे व्यवहार से उन्होंने अपने सास ससुर के जीवन में जो अंधेरा किया था, उसकी कालिमा कालिक बनकर उनके सुंदर चेहरों पर पुत गई थी।